बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 मई और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इद्दत में निकाह के केस की रखते हैं। इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने आज सुबह 9 बजे इद्दत में निकाह का हतमी फैसला सुनाना था और इस फैसले के साथ ही बुशरा बीबी ने फौरी रिहा हो जाना था और इमरान खान का एक और केस कम हो जाना था, बल्कि गलीज तरीन केस कम हो जाना था। रिहाई इसलिए होनी थी कि इस केस में है कुछ नहीं। जब इस केस का फैसला सुनाया जाना तो इसने ख़त्म ही होना है, इसमें और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन ने और खावर मानिका ने और जज अर्जमन साहब ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। आज 9 बजे फैसला सुनाने की बजाय अदालत को गलाजत का, गाली गलोच का अखाड़ा बना दिया गया। जी हाँ, आज 9 बजे जब वहाँ पर अदालत खुली तो अदालत ने 7 दिन पहले इस केस का जो फैसला महफूज किया था, आज का दिन इसलिए था कि खावर मानिका के वकील को 2-4 मिनट का अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे और उसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन अदालत ने ये करने की बजाय वहाँ पर खावर मानिका को मौका दिया कि वो ऐसी गलीज तरीन बातें करे जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना की हों। अदालत के अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली और उसके अलावा भी ख़वातीन मौजूद थीं। खावर मानिका ने वो घटिया गलीज इल्ज़ाम लगाए कि वहाँ पर बैठे लोग कानों को हाथ लगा रहे थे। बहरहाल खावर मानिका ने अपनी बकवास जारी रखी। पहले तो जज साहब को एतराज़ किया पीटीआई के वकला ने कि आज फैसला सुनाने का दिन है, तो आप खावर मानिका को बातचीत करने की इजाज़त किस सूरत दे रहे हैं। बहरहाल जज ने उनको इजाज़त भी दी और बोलने भी दिया, बल्कि सवाल करते रहे कि मज़ीद बोलें, मज़ीद बोलें, मज़ीद कमेंट्स बताएं मुझे आप क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले से सेट हुआ था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा जज को ज़ाहिर है प्रेशराइज करके सब कुछ सेट किया हुआ था। वो लोग जो कहते हैं कि आप गद्दारी करते हैं, बगावत करते हैं, आप जब तक माफ़ी नहीं मांगते आपको कुछ नहीं होगा, आपने हमारी इज्जत पे हाथ उठा दिया, आपने 1971 की हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कह दिया। एक तरफ खुद अपने मामलात में इतने सेंसिटिव हैं, लेकिन दूसरों की बीवियों के ऊपर इस तरह का कीचड़ उछालने की मुकम्मल प्लानिंग अदालतों में, अखाड़ों में की जाती है और उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वहाँ पर ख़वातीन के हैज़ के बारे में डिस्कशन की जाती है, ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं और एक तरफ अपने जो सहाफ़ी हजरात हैं, जैसे कि जावेद चौधरी कल ही कह रहे थे कि आर्मी चीफ और DGISI का रवैया बुशरा बीबी के लिए बहुत नरम है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एक परहेजगार खातून है, पर्दादार खातून है। उसी खातून के लिए आज उसी चौधरी निज़ामुद्दीन ने, उसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके बारे में कल जावेद चौधरी बता रहे थे कि उनका रवैया नरम है, आज ये नरम रवैये की डिपिक्शन थी कि अदालत के अंदर सारा माहौल मैनेज किया गया। जिस दिन फैसला सुनाकर इस केस को ख़त्म करना था, एन उस दिन जज के सामने दोबारा खावर मानिका को पेश किया गया और खावर मानिका ने उसी औरत जिसके बारे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रवैया नरम है, उसके ऊपर ऐसे गलीज इल्ज़ामात लगाए, ऐसी गंदी बातें की कि इंसान सुनने से कासर है। बहरहाल जब अदालत की ये चल रही थी कार्रवाई तो ख़वातीन ने ज़ाहिर है शेम शेम के नारे भी लगाए। अदालत में बहुत ही इज़्तराब की कैफियत थी, बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि गम व गुस्से की कैफियत थी। जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो एक वकील ने, अब ये पता नहीं कि वो वकील कौन है, लेकिन एक वकील ने, कहा जा रहा है कि खावर मानिका के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी और उनके मुंह पर थप्पड़ मारे। उनको वकला जो है वो बचाकर दूसरी तरफ ले गए। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो इस केस को लटकाने के लिए खावर मानिका का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक पूरे का पूरा ड्रामा हो सकता है कि खावर मानिका जैसे ही निकले, हालांकि उनको तो सिक्योरिटी दी जाती है, ये मुमकिन नहीं है कि उनके कोई करीब आ सके। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो उनके कोई करीब ना आ सकता। मेरा ख्याल ये माहौल बनाने के लिए किसी वकील को कहा गया होगा कि तुमने थप्पड़ मारने हैं और फिर सिक्योरिटी उसी तरह की रखी गई होगी। हो सकता है खावर मानिका को भी ना बताया गया हो कि आज आपको थप्पड़ मरवाने हैं, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तो इस्तेमाल करना होता है लोगों को। बहरहाल आज अदालत के सामने खावर मानिका को थप्पड़ पड़े और वकील साहब ने थप्पड़ मारे, उनको बचा के ले जाया गया और जो अचीव करना था आज के केस में वो अचीव किया गया। जज ने फैसला सुनाने की बजाय
अदालत को रिमांड कर दिया एक किस्म का, हाई कोर्ट को। रिमांड वैसे ऊपर से अदालत नीचे करती होती है, ये टर्म दुरुस्त नहीं है लीगली, लेकिन मैं वैसे एक किस्म का वैसा ही काम किया गया। मीन उन्होंने एक रेफरेंस बनाकर हाई कोर्ट को भेज दिया, जस्टिस आमिर फारूक को, कि जी खावर मानिका मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने आपसे अपने केस का फैसला नहीं करवाना, तो इन हालात के अंदर आप इस केस को किसी और अदालत में जो है वो शिफ्ट कर दें। अब आप सोचिए कि एक केस जिस पर महीनों लगे और महीनों के बाद कंक्लूड हुआ और आज उसने फारिग होना था, उस केस को दोबारा सिफर पर ले गए हैं और अब उस केस का दोबारा से सारे का सारा ट्रायल जो है वो कोई और जज सुनेगा। और हालांकि यही जज जो हैं वो खावर मानिका की पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसमें खावर मानिका कह चुके हैं कि मुझे आप पर एतमाद नहीं, और जज उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के बाद इस केस को सुनते रहे। आज दोबारा उसी प्रिटेक्स्ट पर जो लीगली वो कर नहीं सकते थे, पाकिस्तान के कानून में इसकी ना गुंजाइश है ना इजाज़त है, लेकिन जज ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये किया कि इस केस को वापस अदालत में भेज दिया, ताकि इस औरत के, जिसके बारे में जावेद चौधरी कल ही बता रहे थे कि उनके बारे में रवैया नरम है, उनके ऊपर मज़ीद गलाजत फेंकी जाए, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाए, उनके किरदार पर ऐसी ऐसी गंदी बातें की जाए जो पाकिस्तान की ख़वातीन क्या मर्द भी सुनने से कासर हैं। और दूसरी तरफ इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप तो कल तक कह रहे थे कि आपका सियासी मुकदमात में कोई लेना देना नहीं है, आपने कहा था कि हमारा कुछ लेना देना नहीं सियासत के साथ और मुकदमात के साथ, अब आपके टाउट बताते हैं कि आपका रवैया नरम है, इसलिए आपकी वजह से बुशरा बीबी को जो है वो अडयाला जेल की बजाय बनीगाला में रखा गया था। तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे कि आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि सियासी केसेस के अंदर आप फैसला करते हैं कि किसको किस जेल में रखना और किस जेल में नहीं रखना। एक तरफ आप कहते हैं आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ आपके टाउट आकर हमें बताते हैं कि आपका रवैया बहुत नरम है, इसलिए उनको फ़लाँ जेल में रखा गया है। मतलब फैसला कर लीजिए क्या बात दुरुस्त है। लेकिन आज जो भी इद्दत में निकाह के केस में हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर गलाजत बकी गई, फेंकी गई, सब कुछ मैनेज किया गया, उससे मैं यही कह सकता हूँ कि जो खुद बहुत सेंसिटिव होते हैं कि हम पर और हमारी फैमिली पर बातें ना करें, वो दूसरों की बीवियों, माओं, बहनों के हैज़ की बातें, उनके जना की बातें, उनके निकाह की बातें, उनकी इद्दत की बातें, उनकी पूरी करैक्टर असैसिनेशन का पूरा एहतमाम करते हैं और लोगों की इज़्ज़तों को उछालते हैं और फिर अपने बारे में इतना सेंसिटिव होते हैं। आपको खुद पहले अपनी इस सारी हरकतों के ऊपर गौर करना चाहिए कि आप किस हद तक और कितना दूर निकल गए हैं। बहरहाल अगली खबर आपके सामने बताते हैं कि नवाज शरीफ बिला मुकाबला पार्टी के सदर बन गए हैं जी। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरे ज़ुम्मे जो मेरे पास जो अमानत थी वो मैं वापस भाई साहब को लौटा रहा हूँ। बड़ी हैवी अमानत थी मेरे पास, ये भाई साहब ने मुझे दी थी, मैंने डीलें शीलें करके भाई साहब को भी क्लीन कर दिया, अपने आप को भी क्लीन कर दिया है, और अब ये इसका बोझ मेरे से उठाना मुश्किल है, तो मैं वापस नवाज शरीफ साहब को दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने खैर वही टिपिकल तकरीर की जो उनके दिमाग में फंसी हुई है। वो ऐसे कई दफ़ा हालात हो जाते हैं कि आप गजनी मेमोरी आपकी हो जाती है, आज के हालात आपको याद नहीं रहते, पिछली बातें ही आप सिर्फ बताते हैं। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी जब उनकी हुकूमत थी, और वो छीन ली गई, इस्टेब्लिशमेंट ने छीन दी, और अभी जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको दी है 17 सीटों के ऊपर हुकूमत, उसका जिक्र नहीं है, वो सारा वही जिक्र करते हैं और उस वक्त के चीफ जस्टिस का जिक्र करते हैं और कहते हैं मैंने बेटे से मैंने तनख्वाह नहीं ली तो उसके ऊपर मुझे निकाल दिया गया। हालांकि झूठ बोलते हैं, असल में इन्होंने अपनी लंदन की जो एवनफील्ड की प्रॉपर्टी थी वो डिक्लेयर नहीं की हुई थी, सबको पता है, उसकी रसीदें नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये फारिग हुए। लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसी जगह पर, जहाँ नवाज शरीफ ने तो वही अपनी तकरीर की कि मुझे क्यों निकाला, वही वाली तकरीर, अब जो कुछ हुआ, अब बेटी चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है, भाई प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की, वही पुराना किस्सा उन्होंने सुनाया जो वो हमेशा सुनाते हैं, रोना रोया। लेकिन शहबाज शरीफ ने एक वहाँ पर बड़ी मानी खेज बात की जो आपको बतानी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जजेस को धमकी दी, उन्होंने कहा कि कुछ अदलिया के अंदर बैठी काली भेड़ें
इमरान खान को ज़मानत देना चाहती हैं। अगर उन्होंने इमरान खान को ज़मानत दी तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि मार्शल लॉ लग जाएगी। ये शहबाज शरीफ ने ऑफिशियली आज जजेस को धमकी दी है। तो आपको इनका एक तो माजी पता है कि 1997 में किस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, याद कीजिए, ये वही पार्टी है। और उस वक्त जजेस को अपने चैम्बर्स में भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, और इन्होंने अपने गुंडों के थ्रू, गुल्लू बट्टों के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो गए थे, दीवारें फलांग कर, गेट तोड़कर, और अदालत के अंदर जजेस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये वही जमात है, और आज इनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भले फॉर्म 47 पर है, वो जजेस को धमकी दे रहा है कि अगर आपने इमरान खान को ज़मानत दी तो फिर आपका जीना भी मुश्किल करेंगे, मीन सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगी। ये जहन में रखिए कि 6 जजेस के ख़त के बाद अदलिया जो है वो बिल्कुल किसी सूरत अब इनका प्रेशर लेने को तैयार नहीं है, और वो अपने फैसले आज़ादाना करना चाहते हैं। केसेस इमरान खान पर जो बने हैं वो आपने देख ही लिए हैं, वो उड़ जाने हैं। तो इन हालात के अंदर इनको पता है कि अब हम इमरान खान की ज़मानत होने वाली, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब ये जजेस को धमकियां देने पर आ गए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। बहरिया टाउन के ऊपर छापा मारा है। जी हाँ, नैब के लोग बहरिया टाउन गए, मुंह छुपाए हुए थे, शायद शर्मिंदगी हो रही थी, मुंह के ऊपर मास्क लिए हुए थे, मुंह छुपाकर नैब के बहुत सारे अफसरान जो है वो बहरिया टाउन पहुंचे और वहाँ पर छापा मारा। साथ पुलिस थी, वहाँ से फाइलें, सामान, पैसा और बहुत कुछ और चोरी करके, गाड़ियाँ चोरी करके साथ ले गए। ये ट्वीट किया है मलिक रियाज ने, और उसने सबसे पहले मलिक रियाज ने हज़रत मौला अली का एक कॉल लिखा है कि कुफर का निज़ाम जो है वो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और उसके बाद उन्होंने अगली लाइन ये लिखी है, आपको दिखा रहे हैं उनका ट्वीट हम, कि मैं किसी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह नहीं बनूंगा, आपसे जो किया जाता ये कर लें। मीन ख़ाबर मानिका सीधे हो गए हैं जनरल आसिम मुनीर को, जो आर्मी चीफ़ हैं, जिनके इमाम पर जाहिर है ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि आपसे जो किया जाता है मेरे साथ आप वो कर लें, मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ अप्रूवर नहीं बनना, मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी गवाही नहीं देनी, आपने मेरा कारोबार तबाह करना है, आपने मेरे साथ जो करना है वो कर लें। अपने ट्वीट में वाज़े नाम तो नहीं लिखा उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का, लेकिन जाहिर है वही, एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर है। और जो मलिक रियाज हैं उनको बहुत देर से प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप इस पर झूठी गवाही दें इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो पहले भी इस पर इनकार कर चुके हैं, और आज उन्होंने इस छापे के बाद भरपूर तरीके से ये कह दिया। लेकिन यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है कि मुल्क में एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने SIFC बनाई, हमने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़ाहिर है या तो इंडस्ट्री हो, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर हो, और या रियल स्टेट है, या कोई और एक दो एरियाज़ होंगे जैसे IT और दूसरे एरियाज़ के अंदर हम अपनी कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। अब रियल स्टेट का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का नाम है, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो सबसे बड़ा डेवलपर है रियल स्टेट का, उसके कारोबार के ऊपर किस तरह की हरासमेंट की जा रही है, किस तरीके से उसको ज़दोकोब किया जा रहा है। और मकसद एक है सियासी, जो वो बार बार बता रहा है, पहली दफ़ा नहीं। मलिक रियाज एक से ज़्यादा बार ये बता चुका है कि मैंने प्रेशर नहीं लेना, मैंने वादा माफ़ गवाह नहीं बनना, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देनी। तो आप देखिए कि इनको मुल्क का तो कोई लिहाज नहीं है। SIFC में एक तरफ कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी, और दूसरी तरफ जो मुल्क का सबसे बड़ा रियल स्टेट डेवलपर है उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं, मुझे बताइए उसके बाद कोई और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि आज मलिक रियाज की कमज़ोरी क्या है इनके साथ, कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ना हो तो उसको ये ट्वीट करने की भी ज़रूरत ना हो, उसके दफ्तर ही ना हो वहाँ पर, तो ये छापे कहाँ पर मारेंगे? तो बताइए, जो इनके हालात हैं, कोई और इन्वेस्टर आके पाकिस्तान के अंदर अपना स्टेक लगाएगा? वो ये सोचेगा कि जिस दिन भी इनका मूड बदल गया या मेरे से किसी के खिलाफ गवाही दिलवानी हुई तो ये तो कुछ भी करेंगे पाकिस्तान में, मुझे पकड़ के मेरे साथ कोई भी सलूक करेंगे। तो इसलिए इंतहाई ये शर्मिंदगी की बात है कि आप जो कुछ एक बिजनेसमैन के साथ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए। अच्छा जी, एक और ख़बर है जो चलते चलते आपको दे जाएं, और वो ये है कि काजी साहब को बड़ा इतराज़ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इलेक्शन हुआ है उसमें गौहर खान जो है वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। उन्होंने सेनेटर अली ज़फ़र जो कि वकील थे उनसे पूछा कि ये कौन सा इंतखाब है जिसमें कोई वोट ही नहीं पड़ा और ये बिला मुकाबला हो गए, आप सेनेटर बने हैं,
आपने वोट लिए होंगे ना, आपका भी वोट पड़ा होगा, आप ऐसे ही तो नहीं हो गए। तो सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि नहीं जनाब, मैं बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुआ था, मेरे मुकाबले में भी कोई नहीं था और मुझे कोई वोट नहीं पड़ा था। उसके बाद काजी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि इधर देखूं उधर देखूं और कहाँ से निकलूं। बहरहाल एन साथ उसके अब नवाज शरीफ साहब भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तो आप देखते हैं काजी साहब इनको बुलाकर भी पूछते हैं कि नहीं, कि जी आपको कोई वोट नहीं पड़ा, आप बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो इसको तो इलेक्शन ही कह सकते, इसको तो आइनी इलेक्शन नहीं कह सकते। और आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी इस पर कोई इतराज़ करता है, या उनका ये इतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डुअल स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के साथ, या इंसाफ की बात की जाती। जवाब तो आपको पहले ही पता है कि ना इलेक्शन कमीशन और ना काजी साहब दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इंसाफ कर सकें। नून लीग के लिए एक और बात होनी है, पीटीआई के लिए एक और, क्योंकि नून के पीछे खड़ा है चौधरी निज़ामुद्दीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।